Hi, welcome back to this new chapter which is therapeutic approaches. इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करने वाले हैं थेरेपी के बारे में। थेरेपी होती क्या है? ये बेसिकली थेरेपी साइकोलॉजी में रिफ़र करती है टू द सिस्टमैटिक यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल मेथड्स टू ट्रीट मेंटल हेल्थ इश्यूज़। यानी कि बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सिस्टमैटिकली साइकोलॉजिकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को ट्रीट कर सकें। ये बेसिकली एक कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन यानी कि ट्रेंड थेरेपिस्ट का और एक क्लाइंट का एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एम किया जाता है कि क्लाइंट की वेलबींग को इम्प्रूव किया जा सके। अगर हम पर्पस की बात करते हैं तो थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंडिविजुअल के थॉट्स को, फीलिंग्स को, उसके बिहेवियर को समझा जा सके। ये बेसिकली हेल्प करता है इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ को डील करने में, स्ट्रेस को डील करने में, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस और पर्सनल चैलेंजेस को डील करने में। यहाँ पे बेसिकली गोल ये होता है कि हम कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ अच्छी प्रोवाइड कर सकें जिससे कि ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन मिले। अगर हम इसकी बात करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं, तो थेरेपीज़ जो है वाइडली थियोरेटिकल ओरिएंटेशन पे बेस्ड होती है, यानी कि क्लाइंट के प्रॉब्लम का नेचर क्या है, इस पे बेस्ड होती है। अब हम यहाँ पर आगे बात करने वाले हैं कि कौन कौन से अलग अलग टाइप्स होते हैं, कौन कौन से अलग मेथड्स होते हैं और उनका गोल क्या होता है। अगर हम बिल्कुल अर्ली टाइम्स में जाएँ यानी कि अर्ली मेथड्स में जाएँ तो एंशिएंट टाइम्स में मेंटल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया जाता था, मेंटल इलनेस को भी मिसअंडरस्टूड किया जाता था और इसको एट्रीब्यूट किया जाता था कि कोई सुपरनैचुरल फोर्सेस हैं। यहाँ पर ट्रीटमेंट में एक्सॉर्सिज्म जैसी चीज़ का यूज़ किया जाता था बेसिकली, जिससे ये सोचा जाता था कि इविल स्पिरिट्स को कास्ट आउट किया जा सके। इवन स्कल में होल्स ड्रिल किए जाते थे ताकि डीमन रिलीज हो सके, ऐसा सपोज किया जाता था। लेकिन फिर एडवेंट हुआ मॉडर्न थेरेपी का। मॉडर्न थेरेपी तब बिगैन हुई 19th सेंचुरी में जब सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस की बात की। उन्होंने बेसिकली ये प्रपोज किया कि जो अनकॉन्शियस थॉट्स और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं ये सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को, जिससे डेवलपमेंट हुआ थेरेप्यूटिक मेथड्स का, जिसका एम किया गया बेसिकली कि उन हिडन इन्फ्लुएंसेस को अनकवर किया जा सके। एवोल्यूशन हुआ, ओवर टाइम थेरेपी इवॉल्व हुई, जिसमें बेसिकली रेंज ऑफ अप्रोचेस आते गए फ्रॉम डीपली इंट्रोस्पेक्टिव मेथड्स ऑफ साइको एनालिसिस टू मोर सॉल्यूशन फोकस्ड टेक्निक्स जैसे कि सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो कई सारे टाइप्स की थेरेपी हमें देखने को मिल सकती है, जैसे कि साइको एनालिटिक थेरेपी जो कि साइकोडायनेमिक स्कूल से रिलेटेड है, उसका फाउंडेशन वहाँ पर बेस्ड है। ह्यूमनिस्टिक थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और बायोमेडिकल थेरेपी। अब अगर हम इन थेरेपीज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं तो बेसिकली जो साइको एनालिटिक थेरेपी है ये फाउंड की थी सिगमंड फ्रॉइड ने। इनका ये अप्रोच था बेसिकली कि हमें उन इन्फ्लुएंसेस को पढ़ना है, यानी कि जो अनकॉन्शियस माइंड के इन्फ्लुएंसेस होते हैं किसी एक पर्सन के बिहेवियर पे, हमें उन पे फोकस करना है। तो इन्होंने बेसिकली डील किया कि पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं पर्टिकुलरली चाइल्डहुड के, वो बेसिकली अनकवर कर सकते हैं कि जो करंट साइकोलॉजिकल इशू है इसका रूट कॉज क्या है। इनके की कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने ऑलरेडी क्लास 11th में भी डिस्कस किया था, जैसे इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की थी जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में पढ़ा था। इन्होंने बताया था ह्यूमन साइकी के 3 पार्ट्स हैं। इड जो है वो हमारे प्राइमल डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करता है, सुपर ईगो मॉरल स्टैंडर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है और ईगो बेसिकली रियलिटी प्रिंसिपल पे इन दोनों को बैलेंस करता है। अब बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स की, यानी कि अनकॉन्शियस स्ट्रैटेजीज़ जो ईगो यूज़ करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द एंजाइटी एंड द कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि रिप्रेशन, डिनायल या प्रोजेक्शन। अब साइको एनालिटिक थेरेपी में कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि फ्री एसोसिएशन। यहाँ पर बेसिकली पेशेंट को फ्रीली बोलने का मौका दिया जाता है कि वो कंफर्टेबल होकर के जो भी उसके माइंड में आ रहा है वो फ्रीली बोले, जिससे कि उसके अनकॉन्शियस माइंड के जो कंटेंट है वो रिवील हो सके।
इसी में एक टेक्निक होती है ड्रीम एनालिसिस की, यानी कि इंटरप्रेट किया जाता है ड्रीम्स को। सिगमंड फ्रॉइड का ऐसा मानना था कि ड्रीम्स जो हैं वो रॉयल रोड होते हैं टू द अनकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस थॉट। तो जो ड्रीम के सिंबल्स होते हैं बेसिकली उनको इंटरप्रेट करना। इसी में बात आती है ट्रांसफेरेंस की, यानी कि पेशेंट जो है एक ऐसा टाइम आता है थेरेपी के दौरान जहाँ पर पेशेंट जो है प्रोजेक्ट करने लगता है अपनी फीलिंग्स को अबाउट इम्पॉर्टेंट पीपल इन लाइफ ऑन टू द थेरेपिस्ट, जो कि उसके अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स को रिफ्लेक्ट करती है, रिवील करती है। जैसे कि अगर किसी के निगलेंट मदर थी और वो चाइल्डहुड टाइम पे उन्होंने नहीं ध्यान दिया उनके ऊपर, तो ऐसे क्लाइंट बेसिकली उन उन मदर का जो निगलेंस था उसकी वजह से जो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन थी, एंगर था, वो अपने थेरेपिस्ट पे रिफ्लेक्ट करने लग जाए। ये एक तरीके का ट्रांसफेरेंस है। अब अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो साइकोएनालिटिक थेरेपी को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल रही तो है लेकिन वो काफ़ी लेंदी है, एक्सपेंसिव है और डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो एम्पेरिकल डेटा है वो वैलिडेट नहीं हो पाता। यानी कि ये जो डेटा है इसको वैलिडेशन नहीं मिल पाती है एम्पेरिकली, यानी कि स्टैटिस्टिकली। अब बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक थेरेपी की। ह्यूमनिस्टिक थेरेपी का बेसिकली जो अप्रोच है वो फोकस करता है इंडिविजुअल के सेल्फ ग्रोथ की कैपेसिटी पे और उसके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की कैपेसिटी पे। ये बिलीव करता है बेसिकली कि एक पर्सन के अंदर इनहेरेंट गुडनेस होती है और उसके अंदर एबिलिटी होती है रैशनल चॉइसेस बनाने की। इनका की कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें कंप्लीट एक्सेप्टेंस रखना है और सपोर्ट करना है अपने क्लाइंट को रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर दे से और डू, जिसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कहा था इन्होंने। इसके बाद आता है एम्पैथी, यानी कि थेरेपिस्ट को क्लाइंट की फीलिंग्स को समझना है, उसके एक्सपीरियंसेस को समझना है उसके पर्सपेक्टिव से, क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से। सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी कि इंडिविजुअल का जो परसेप्शन है अपने बारे में, जो कि बहुत ही क्रूशल होता है पर्सनल ग्रोथ के लिए। यहाँ पर थेरेप्यूटिक अप्रोच जो होती है वो होती है क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, जो कि कार्ल रॉजर्स ने बताई थी। ये एक ऐसे टाइप की थेरेपी है जो कि नॉन डायरेक्टिव होती है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, यानी कि थेरेपिस्ट जो है इस सेशन को लीड नहीं करता है, रैदर क्लाइंट को फॉलो करता है और उसको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो सेल्फ डिस्कवरी को फैसिलिटेट कर सके। इसके स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी को प्रेस किया जाता है क्योंकि ह्यूमन नेचर के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को फोकस करती है और फॉस्टर करती है पर्सनल ग्रोथ को। हालांकि लेस इफेक्टिव हो सकती है सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में। अब बात कर लेते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की, यानी कि सीबीटी की। ये वाइडली यूज्ड है और इफेक्टिव अप्रोच है जो कि फोकस करती है नेगेटिव थॉट पैटर्न्स और बिहेवियर को चेंज करने पे। ये थ्योरी जो है वो बेस्ड है ऑन आर थॉट्स, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे फीलिंग्स को और हमारे बिहेवियर्स को। अगर इसके की कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो इनका मानना था ऑटोमेटिक थॉट्स के ऊपर, यानी कि ऐसे थॉट्स जो कि इमीडिएट होते हैं, ऑफन नेगेटिव होते हैं लेकिन कॉन्शियस डिलिब्रेशन के बिना ही आ जाते हैं दिमाग में। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, यानी कि कुछ ऐसे फॉल्टी और बायस्ड थिंकिंग होती है जो कि कंट्रीब्यूट करती है हमारे इमोशनल डिस्ट्रेस की तरफ, जैसे कि ओवर जनरलाइज कर देना चीज़ों को। इसके टेक्निक में आता है बेसिकली कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम चैलेंज करते हैं नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को। इसी में आता है एक्सपोजर थेरेपी, यानी कि ग्रेजुअली क्लाइंट को एक्सपोज करना टू फियर्ड सिचुएशन, एंजाइटी को रिड्यूस करते करते। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, यानी कि डीप ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन जैसी मेथड्स का इस्तेमाल करना स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। सीबीटी हाईली इफेक्टिव है वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़ को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया और पीटीएसडी भी। ये एक स्ट्रक्चर्ड गोल ओरिएंटेड अप्रोच है जो कि पॉपुलरली मॉडर्न थेरेपी में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल थेरेपी। ये एक ऐसा अप्रोच है जो कि ग्राउंडेड है इन लर्निंग थ्योरी, फोकस करता है हार्मफुल बिहेवियर को चेंज करने पे थ्रू प्रिंसिपल्स जैसे कि कंडीशनिंग। दूसरी थेरेपीज़ के तरह नहीं, बल्कि ये दूसरी थेरेपीज़ की तरह ये अनकॉन्शियस प्रोसेसेस में नहीं डेल्व करता, बल्कि जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होते हैं उन पे फोकस करता है। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है कंडीशनिंग का, यानी कि दो मेन टाइप की कंडीशनिंग जो हमने पढ़ी थी, क्लासिकल और ऑपरेंट।
और कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं जैसे कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। ये मैंने आपको इसीलिए बोला था कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्लास 11 से अपना फाउंडेशन क्लियर करके चलो, क्योंकि आपको ऐसे ही रेफरेंसेस आगे मिलते जाएंगे। अगर आपको रिवीजन करना हो तो आप क्लास 11 साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट विज़िट कर सकते हो। वहाँ पे आपको लर्निंग चैप्टर में ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होके मिल जाएंगे। तो हमने रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट्स की बात कर ली है। अब अगर हम टेक्निक्स की बात करते हैं तो मैंने आपको वहाँ भी समझाया था सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के बारे में। यहाँ पर बेसिकली ग्रेजुअली एक्सपोज किया जाता है क्लाइंट को टू एन एंजाइटी प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस वाइल टीचिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स। इसी के ऑपोजिट एक होता है फ्लडिंग, जहाँ पर डिक्रीमेंट वाले पैटर्न में एक्सपोज किया जाता है। एक्सवर्जन थेरेपी बेसिकली वो है जहाँ पर एक अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को पेयर कर दिया जाता है विद एन प्लेजेंट स्टिमुलस अनप्लेजेंट स्टिमुलस, जिससे कि वो बिहेवियर डिस्करेज किया जा सके। नेक्स्ट होता है टोकन इकोनॉमी, यानी कि जहाँ पर हम टोकन्स को रिवॉर्ड्स की तरह यूज़ करते हैं फॉर डिज़ायरेबल बिहेवियर, जो कि आगे चल करके एक्सचेंज किया जा सकता है फॉर समथिंग वैल्यूएबल। इसका अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है स्पेसिफिक बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, जैसे कि फोबिया या एडिक्शन या कंडक्ट डिसऑर्डर। ये पर्टिकुलरली यूज़फुल होती है बच्चों के लिए और ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए जिनको डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट आता है बायोमेडिकल थेरेपी। ये बेसिकली इन्वॉल्व करती है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना विथ मेडिकेशन और मेडिकल प्रोसीजर्स। ये एक ऐसा अप्रोच है जो कि बेस्ड है ऑन द प्रेमाइस दैट मेंटल डिसऑर्डर्स हैव बायोलॉजिकल कॉजेज, जैसे कि केमिकल इम्बैलेंसेस होना ब्रेन में। यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है फार्माकोथेरेपी, यानी कि ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल करना जिससे हम साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को मैनेज कर सकें। कुछ कॉमन टाइप्स के भी होते हैं जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक्स और मूड स्टेबलाइजर्स। इसी में आता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, यानी कि ईसीटी, एक ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट जहाँ पे स्मॉल इलेक्ट्रिकल करेंट्स पास किए जाते हैं थ्रू द ब्रेन इंटेंशनली, जो कि ट्रिगर करता है ब्रीफ सीजर। ये प्राइमरली यूज़ किया जाता है सिवियर डिप्रेशन में, अगर कोई और ट्रीटमेंट नहीं रिस्पॉन्स दे रहा है तब। यहाँ पे साइकेट्रिस्ट का भी रोल आता है, बेसिकली उन मेडिकल डॉक्टर्स का जो कि डायग्नोज करते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स को और प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिकेशन एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। अगर मैं लिमिटेशन की बात करूँ तो ये इफ़ेक्टिव है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जिससे डिपेंडेंसी जैसी सिचुएशंस आ जाती हैं। यहाँ पर एड्रेस नहीं किया जाता डायरेक्टली अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को, सो दे आर ऑफन यूज्ड इन कंजंक्शन, यानी कि साइकोथेरेपी के साथ साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं और अदर थेरेप्यूटिक अप्रोचेस की बात करूं तो इसमें आते हैं फैमिली थेरेपी, यानी कि जहां पे फोकस किया जाता है कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करने पे, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में विद इन अ फैमिली यूनिट। यहाँ पर फैमिली को बेसिकली एज अ सिस्टम देखा जाता है जहाँ पे हर एक मेंबर का बिहेवियर अफेक्ट करता है दूसरे को। ग्रुप थेरेपी जो कि इन्वॉल्व करती है थेरेपी को एक ग्रुप सेटिंग में। यहाँ पर अलाउ किया जाता है कि पार्टिसिपेंट्स अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें और एक दूसरे से सीखें। ये ऑफन यूज़ किया जाता है एडिक्शन जैसे केसेस के लिए, जहाँ पे पीयर सपोर्ट काफ़ी बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट है कपल्स थेरेपी, जो कि डिज़ाइन किया गया है कपल्स के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। ये एड्रेस करता है कम्युनिकेशन इश्यूज़ को, कॉन्फ्लिक्ट्स को और इमोशनल नीड्स को। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिव थेरेपी, जो कि कंबाइन करता है एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट थेरेप्यूटिक अप्रोचेस, जो कि हेल्प करता है टू क्रिएट अ ट्रीटमेंट प्लान जो कि टेलर्ड हो टू द क्लाइंट्स स्पेसिफिक नीड्स। ये अप्रोच काफ़ी फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल होती है, जो कि स्ट्रेंथ लेती है हर एक मेथड्स के साथ। नेक्स्ट आता है कि थेरेपी की इफ़ेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करना, यानी कि क्राइटेरिया बेसिकली जब हम इवैल्यूएट करते हैं थेरेपी को तो ये इन्वॉल्व करता है कि हम सक्सेस रेट को देखें, यानी कि लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस को देखें और पेशेंट के सेटिस्फैक्शन को देखें, इवैल्यूएट करें। यहाँ ये वेरी कर सकता है ग्रेटली डिपेंडिंग अपॉन थेरेपी का टाइप क्या है, थेरेपिस्ट की स्किल क्या है और क्लाइंट के यूनिक सर्कमस्टांसेस क्या हैं। चैलेंजेस, यानी कि मेजर करना थेरेपी का आउटकम कैसा है, वो सब्जेक्टिव हो सकता है क्योंकि मेंटल हेल्थ इम्प्रूवमेंट जो है वो क्वांटिफाइबल नहीं है। एडिशनली डिफरेंट थेरेपीज़ काम कर सकती हैं
पर्सन को बेटर करने के लिए, जिससे कि डिफ़िकल्ट हो जाता है इफ़ेक्टिवनेस को डायरेक्टली कंपेयर करना। एथिकल कंसिडरेशंस, यानी कि थेरेपिस्ट जो है एथिकल गाइडलाइंस अडहर करे, इंक्लूडिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट और पार्टिसिपेट करना विद देयर कॉम्पिटेंस। ये कंसिडरेशंस काफ़ी क्रूशियल हैं अगर क्लाइंट के वेलबींग को प्रोटेक्टेड रखना है तो। अगर हम बात करते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव क्या कहता है थेरेपी के बारे में, तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि थेरेपी जो है वो अडेप्ट की जानी चाहिए कि कौन से कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिस की जा रही है। इंडिया में एक ग्रोइंग रिकग्निशन है एक कल्चरली सेंसिटिव थेरेप्यूटिक अप्रोच की नीड की, जो कि अकाउंट में लिया जाए ताकि ट्रेडिशंस को वैल्यू किया जा सके, सोसाइटल स्ट्रक्चर्स को वैल्यू किया जा सके ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडिया एक रिच हिस्ट्री प्रोवाइड करता है जहाँ पे हमें काफ़ी ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदा। ये काफ़ी पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, जो कि फोकस करती हैं होलिस्टिक वेलबींग पे, और कई बार इनको इंटीग्रेट भी किया जाता है मॉडर्न थेरेप्यूटिक प्रैक्टिसेस के साथ। अगर हम मॉडर्न इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो ये एक एमर्जिंग ट्रेंड है इंडिया में, जहाँ पर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को कंबाइन किया जा रहा है मॉडर्न थेरेप्यूटिक अप्रोचेस के साथ, ताकि एक होलिस्टिक और कल्चरली रिलेवेंट फॉर्म देखा जा सके थेरेपी का। कोई रिकैप दूं तो हमने बेसिकली डील किया कि कैसे अलग टाइप के थेरेप्यूटिक अप्रोचेस होते हैं जो कि एम्फेसाइज करते हैं अलग अलग मेथड्स पे, उनके टेक्निक्स पे, कैसे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को ट्रीट किया जा सके। बेसिकली हमने यहाँ पे हाईलाइट किया और उनके इम्पोर्टेंस को समझा, प्लस थेरेपी कितना क्रूशियल रोल प्ले करती है मेंटल हेल्थ केयर में, और इंडिविजुअल को किस तरीके से ऑफ़र की जा सकती है। हमने एमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में बात की, जैसे कि राइज़ ऑफ ऑनलाइन थेरेपी या फिर यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थेरेपी, कंटिन्यूड इवोल्यूशन जो हो रहा है थेरेप्यूटिक प्रैक्टिसेस का, ताकि जो चेंजिंग वर्ल्ड की नीड्स हैं उनको मीट किया जा सके। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। इफ़ देर इज़ एनी डाउट यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर मैं आपको इस चैप्टर के लिए बोनस टिप दूँ तो वो ये होगी कि एग्ज़ामिनेशन टाइम के लिए आप यहाँ पर भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, जहाँ पर आप हर एक थेरेपी लिखो। उस थेरेपी के अंडर आपको लिखना होगा बेसिकली कि कहाँ का उसका फाउंडेशन है, कौन से इस स्कूल के साथ या कौन से अप्रोच के साथ वो एफिलिएटेड है, कहाँ से उसके कौन कौन से बेसिकली पायनियर्स हैं, और आप इसमें यह भी मेंशन कर सकते हो कि वो थेरेपी का यूज़ कौन कौन से पेशेंट्स के लिए हो सकता है, इस थेरेपी में बेसिकली क्या टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं, उनका क्या स्ट्रेंथ है और क्या लिमिटेशन है। अगर आप इस तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर करते हो हर एक टाइप की थेरेपी के लिए, तो वो आपको काफ़ी काम आएगा आगे भी, प्लस आपको एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने में भी काफ़ी ईजी होगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको माइंड मैप, नोट्स और सॉल्यूशंस मिल जाएंगे इस चैप्टर के। एंड थैंक यू सो मच।